नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। यह सेशन है इंडियन इकोनॉमी का। हम 7 चैप्टर तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ रहे हैं आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर 8। तो दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे कि हम 5 ईयर प्लान देख रहे थे कि जब नीति आयोग आता है 2014 में, तो उसने इसका स्थान ले लिया आर्थिक नियोजन का। इसके पहले हम 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम में चल रहे थे। 12th 5 ईयर प्लानिंग हमारी लास्ट प्लानिंग सिस्टम थी। और आर्थिक नियोजन होता क्या है? हमारे पास देखिए सीमित संसाधन उपलब्ध है। कोई किसी भी देश में, अगर भारत का हमारा जितना बड़ा एरिया है, अगर हम उसमें देखते हैं तो एक लिमिटेड एरिया है और इसमें संसाधन भी सीमित है, लेकिन उन्हीं संसाधनों को हमको क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सभी राज्यों को, सभी मतलब ग्रोथ सभी जगह तक पहुंच सके, इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, सभी वर्गों के लोगों को फायदा हो, कृषि उद्योग को समान रूप से फायदा हो। तो सभी का क्या है, समन्वित हमको अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, इंक्लूसिव। तो देखते हैं कि है क्या इकोनॉमिक प्लानिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है कि स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। तो आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है जिसमें कि राज्य के द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। तो वही चीजें हैं, वही बातें हैं कि एक निश्चित अवधि में, कोई भी राज्य है एक निश्चित अवधि ले लीजिए, फिर सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। तो आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। विवेकपूर्ण ढंग से, ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी उठा के कैसा भी नियंत्रण कर लें। इसमें विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती यानी कि 7वीं सूची में रखा गया है। नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, उद्देश्य ये है कि जितने भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका क्या हो जाए, सर्वोत्तम उपयोग हो, किसी भी तरह का लॉस ना हो। फिर संसाधनों का जो वितरण है वो तार्किक वितरण सुनिश्चित हो सके, मतलब किस तरीके से वितरण करना है उसका कुछ फैक्ट होना चाहिए, किस तरीके से हम वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं। निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ कृषि ही विकास हो जाए उसका या उद्योग का हो जाए। तो दोनों का क्या होना चाहिए, समन्वित विकास होना चाहिए। सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम डेवलपमेंट की तरफ ही भागें और सामाजिक न्याय पीछे हो जाए। तो सामाजिक न्याय और विकास के लक्ष्यों को इक्वली हमको यहाँ पे ऑब्टेन करना है। राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ समावेशी विकास पर बल। तो ये नियोजन के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग है। अब देखते हैं कि इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है। निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। विकेंद्रीकृत मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड। तो इसमें राज्य की जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनका सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। तो नीतियां इसमें कौन बनाता है? सरकार। सरकार क्या करेगी? सिर्फ नीतियां बनाएगी। जबकि क्रियान्वयन की बारी जो आती है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? निजी क्षेत्रों के द्वारा, प्राइवेट। तो ये हो गया आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर अगर देखते हैं तो पहला क्या है, संरचनात्मक नियोजन यानी कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग। तो यदि आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि, संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक नियोजन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, संरचना ही बदल दे रहे हैं, कि उत्पादन की विधि बदल दे रहे हैं, संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर दे रहे हैं। जैसे कि भूमि सुधार। तो भूमि सुधार में हमने देखा था कि हदबंदी, चकबंदी, किस तरीके से जमीन को सभी के पास उपलब्ध करना सुनिश्चित किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है, अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सके इसलिए किया जाता है। तो संरचनात्मक नियोजन मतलब पूरा स्ट्रक्चरल प्लानिंग कर रहे हैं। फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है? यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधन, स्वामित्व के ढांचे, उत्पादन की विधि, है ना, आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन, पहले तो संसाधन है, फिर आपका स्वामित्व के ढांचे हैं, फिर उत्पादन की विधि है, संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन करने के बजाय अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाया जाए तो यह प्रक्रियात्मक नियोजन कहलाता है। हरित क्रांति के दौरान कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई थी। कहाँ? कृषि क्षेत्र में। किसके द्वारा? हरित क्रांति के द्वारा। नियोजन के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होता है। एक होता है राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर। तो एक होता है आदेशात्मक नियोजन, दूसरा होता है निर्देशात्मक नियोजन। तो एक आदेश दे के बात कर रहे हो, निर्देश दे के बात कर रहे हो। लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर होता है संरचनात्मक नियोजन, प्रक्रियात्मक नियोजन। संरचनात्मक हमने देखा था स्ट्रक्चरल प्लानिंग, जब स्ट्रक्चर ही बदल दे रहे हैं। प्रक्रियात्मक में देखा था कि संस्थागत व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने के बजाय रणनीति को हम बदल रहे थे, जैसे कि हरित क्रांति ले आए, है ना। तो ये कुछ कार्य में चेंज किए हैं, फंक्शनल प्लानिंग किए हैं। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर देखिए केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत, मतलब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। केवल केंद्र ही डिसीजन ले ले और सभी स्टेट को बोल दे, ठीक है। या फिर हम स्टेट से थोड़ा सा क्या ले लें, सलाह परामर्श ले लें और उसके बाद फिर सेंटर में कोई बनाए नीति। तो इस तरीके से केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। राष्ट्रीय नियोजन मतलब कि पूरे देश की बात हो रही है और क्षेत्रीय मतलब कि लोकल नियोजन के बारे में बात हो रही है।
ये हो गया हमारा नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अब डिटेल में ऊपर हमने देख लिया है कि संरचनात्मक नियोजन और फंक्शनल प्लानिंग यानी कि प्रक्रियात्मक नियोजन क्या था। अब राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर देखते हैं तो इम्पेरेटिव प्लानिंग यानी कि आदेशात्मक नियोजन वह केंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें कि राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो कि योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल की प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिए इसे केंद्रीकृत नियोजन कहा जाता है। योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं तो बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। इसे ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर नियोजन। मतलब यहाँ पे डिसीजन हो गया और उसके बाद नीचे क्या कर दिया गया? थोप दिया गया। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है जिसमें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी, मतलब हम नीचे से क्या करेंगे? ओपिनियन मांगेंगे, फिर जाकर के हम ऊपर कोई सा डिसीजन लेंगे, जैसा कि अभी नीति आयोग करती है। तो सभी की सहभागिता होती है। इसे नीचे से ऊपर की ओर का भी नियोजन कहा जाता है और इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती मिलती है। क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, राष्ट्रीय नियोजन यानी कि नेशनल प्लानिंग। तो जब शीर्ष केंद्रीय संस्था के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर योजना के लक्ष्यों को, रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नियोजन। जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% की आर्थिक समृद्धि का दर लक्ष्य रखना, स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन करना, ये सब क्या है? राष्ट्रीय नियोजन है। राष्ट्रीय नियोजन मतलब कि हमने योजना के तथ्यों और रणनीतियों का निर्धारण कर लिया और फिर नेशनल लेवल पे इसको लॉन्च कर दिया। तो स्वच्छ भारत अभियान है या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% की आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य रखना। अब देखते हैं रीजनल प्लानिंग क्या है। जब किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों या रणनीतियों का निर्धारण किया जाता है तो उसे क्षेत्रीय नियोजन कहते हैं। जैसे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें अगर किसी विकास परियोजना के बारे में हम बता रहे हैं तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय नियोजन। तो क्षेत्रीय व्यापकता के आधार पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हो गया। इससे पहले हमने योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पढ़ा था और हस्तक्षेप के आधार पर इम्पेरेटिव प्लानिंग पढ़ा था। हस्तक्षेप कौन कर? इम्पेरेटिव प्लानिंग पढ़ा था और इंडिकेटिव प्लानिंग पढ़ा था। और लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर स्ट्रक्चरल प्लानिंग एवं फंक्शनल प्लानिंग, इस तरीके से प्लानिंग के प्रकार हो गए। तो हम देखते हैं कि भारतीय आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप जो होता है वो निर्देशात्मक व्यवस्था के ज़्यादा करीब है। इसे प्रायः प्रेरणा द्वारा नियोजन भी कहते हैं। इसका रूप विकेंद्रीकृत है जिसमें कि व्यापक स्तर पर योजनाएं बनाई जाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि यहाँ पे क्या है? पीपी है, मतलब पब्लिक, हालांकि इसको ये नहीं कहेंगे, ये है आपका सार्वजनिक और निजी, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर है। इसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों तत्वों का समन्वय होता है। प्रारंभिक योजनाओं में ढांचागत और आधारभूत भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। वहीं वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर हम लक्ष्य अपना निर्धारित कर रहे थे। किसमें? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं वाली चूंकि रिसेंट थी, यहीं पे खत्म होती है और नीति आयोग आ जाता है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकेंद्रीकृत है और समाजवादी पूंजीवादी दोनों का ही मिश्रण है, ये सब महत्वपूर्ण है। नियोजन के उद्देश्य हम योजनाओं के उद्देश्य देखते हैं। नियोजन का उद्देश्य निरंतर दीर्घावधि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। कोई भी हम नियोजन क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि हमारी जीडीपी क्या है, लंबे टाइम में इसमें लगातार ग्रोथ बना रहे, समृद्धि होती रहे। धन तथा आय का समान वितरण अर्थात सामाजिक न्याय। तो जीडीपी में वितरण हो ही, लेकिन देखिए सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सामाजिक न्याय, धन और आय का वितरण, जैसे अभी तो है नहीं, जो हम ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखे थे उसके हिसाब से तो सिर्फ 10% लोगों के पास ही क्या है, हमारा 90% से ज़्यादा स्वामित्व है चीज़ों का। तो ये सामाजिक न्याय की बात नहीं है। मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग जिससे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो। तो मानव शक्ति का उपयोग होना चाहिए, बढ़िया से पूर्ण उपयोग होना चाहिए ताकि पूर्ण रोजगार की स्थिति सबको मिले। तो अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे पास रोजगार का अभाव है। युवा को पता ही नहीं है क्या करना है, क्या करें, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कहाँ पे जाएं, रोजगार कैसे प्राप्त होगा। तो ये सब परेशानियों का सामना कर रहे हैं। योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक विशिष्ट योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के समूह से है और अपने दीर्घकालीन धारित विकास के लक्ष्य के अनुरूप प्रथम योजना का प्रयास देखिए कृषि उत्पादन था, जबकि दूसरी योजना का औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करना था। काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा याद रखना है। पहले तो हमको सबका पेट भरना था, इसलिए हम कृषि उत्पादन में क्या किए, ध्यान दिए ताकि हमारा जो वो है वो कृषि उत्पादन जो है वो बढ़े। फिर दूसरा हम औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में, जब कृषि में मान लीजिए जैसे कपास बनना चालू हो गया, तो भाई जब तक उद्योग नहीं रहेगा तो कपड़ा कैसे बनेगा, कैसे शर्ट बनेंगे,
तो फिर हमने दूसरी में देखिए आधारभूत बहुत ज़्यादा प्रयास किया, आधारभूत संरचना का विकास किया, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। सामान्यतः नियोजन के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के दीर्घकालिक उद्देश्यों से है, जबकि योजनाओं के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के अल्पकालिक उद्देश्यों से है। दीर्घकालिक उद्देश्य और अल्पकालिक उद्देश्य, दो तरह के उद्देश्य हैं यहाँ पे। तो योजनाओं के विशिष्ट उद्देश्य से अभिप्राय क्या होता है कि प्रत्येक विशिष्ट योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के समूह होते हैं, जो कि अपने दीर्घकालीन धारित विकास के उद्देश्य के अनुरूप प्रथम योजना का प्रयास कृषि उत्पादन और दूसरी योजना का औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने में लगाते हैं। तो सामान्यतः नियोजन के उद्देश्य से अभिप्राय नियोजन के दीर्घकालिक उद्देश्यों से है, जबकि योजना के उद्देश्यों से अभिप्राय नियोजन के अल्पकालिक उद्देश्यों से है। दीर्घकालिक उद्देश्य नियोजन के अंतिम परिणाम होते हैं और अल्पकालिक उद्देश्य वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से दीर्घकालिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। लक्ष्य एवं उद्देश्य में अंतर देखते हैं कि लक्ष्य एक होता है, जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, जबकि उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के साधन होते हैं, अर्थात यदि सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तो लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, आवश्यक तत्व प्रमुख तो है आपका इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राजनीतिक स्थायित्व। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही हो, गवर्नमेंट बार बार चेंज होगी तो कहाँ से फिर लक्ष्य हमको मिल पाएगा। तो स्थायित्व होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पर्याप्त एवं विश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़ों का डेटा, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम फिर किस दिशा में बढ़ें, किस ओर बढ़ना है, किस फील्ड में काम करना है, ये सब हमको नहीं पता चलेगा। तो डेटा होनी चाहिए, फिर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए मजबूत केंद्रीय संस्था, तो कोई ना कोई तो इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो इनका क्रियान्वयन करेगा। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक एवं विकास के लिए अनुकूल वातावरण, एनवायरमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगी। मजबूत विनियामक एवं नियंत्रक संस्थाएं, आवश्यक संसाधनों एवं पूंजी की उपलब्धता, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? संसाधन भी होना चाहिए और पूंजी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। कुशल मानव संसाधन एवं प्रशासनिक तंत्र, तो हमारे पास देखिए मानव संसाधन है लेकिन वो कुशल नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट का क्या होना चाहिए? सहभागिता होनी चाहिए। बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग, तो हम बहुत सारा उत्पादन कर रहे हैं, अपने ही देश में कर रहे हैं और फिर हमारा वर्ल्ड के साथ अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वर्ल्ड के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हम इसको क्या कर सकें? एक्सपोर्ट कर सकें। तो इस तरीके से सफलता के लिए आवश्यक तत्व हमारे इतने सारे थे, ये एक बार और देख सकते हैं। भारतीय नियोजन का इतिहास क्या रहा? हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो विश्वश्रेय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार ऑप्शन में आता है कि जो हमारे पहली पंचवर्षीय योजना है वो किसके प्लान से थी, फिर दूसरी किसके प्लान से थी, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्वश्रेय योजना जो थी भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में विश्वश्रेय के द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया। यह योजना 10 वर्षीय थी जिसका उद्देश्य किया गया था राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, यानी कि नेशनल इनकम को दोगुना कर देना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। तो आय को यानी कि नेशनल इनकम को हमको क्या कर देना है? दोगुना कर देना है। औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि करना है, लघु और बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना है। तो ये था हमारा विश्वश्रेय योजना। फिर देखते हैं फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की का प्रस्ताव क्या है? द फिक्की प्रपोजल 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के महत्व को समझा और उसका समर्थन भी किया। राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की। ठीक है। कांग्रेस योजना क्या है? कांग्रेस योजना 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का क्या किया? अध्ययन किया था। आर्थिक समस्याओं से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं सभी पे उन्होंने चर्चा किया। बॉम्बे प्लान देखते हैं। द बॉम्बे प्लान भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए तैयार किया गया था, जिसे कि बॉम्बे प्लान कहा जाता था। यह भी प्रश्न में पूछा गया है प्रीलिम्स में कि बॉम्बे प्लान क्या था, उसमें कौन कौन शामिल थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी थे, JRD टाटा थे, बिरला थे। देखिए टाटा बिरला जो बड़े बड़े आदमी थे, टाटा बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, एडी श्रॉफ, अर्दे शिरदलाल और जॉन मथाई। यह योजना 1944-45 से प्रकाशित हुई और क्या किस पर बल दिया गया? देखिए कृषि पुनर्संरचना पर बल दिया गया था, औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था जिसमें कि लघु मध्यम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास, 15 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय जो है 65 रुपए से बढ़कर 130 रुपए करने की बात की गई थी पहली बार। देखिए बॉम्बे प्लान में यहाँ पे बात किया गया था कि जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब पर व्यक्ति का जो इनकम है उसको 65 से बढ़ा करके 130 रुपए किया जाए। तो इसमें बिरला थे, टाटा थे, पुरुषोत्तम दास जी थे, लाला श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, श्रॉफ थे
और दलाल जी थे और जॉन मथाई थे। तो बॉम्बे प्लान, तो कौन कौन से प्लान ऑलरेडी मतलब योजना आयोग के पहले बने हुए थे वो हम देख रहे हैं कि विश्वाश्रय योजना सबसे पहली थी जो कि 10 वर्षीय योजना थी और प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में बताया गया था। और फिक्की का जो प्रस्ताव था वो भी राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई थी। और कांग्रेस योजना में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की थी और जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। बॉम्बे प्लान भी हमने देख लिया कि कृषि को बढ़ाना है, उद्योग को बढ़ाना है, लघु मध्यम कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है और अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास करना है, हमको आय भी बढ़ाना है। गांधीवादी योजना देखिए, गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। इसमें भी लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। द पीपल्स प्लान देखते हैं यानी कि जन योजना, एम एन रॉय के द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। एम एन रॉय, ये भी महत्वपूर्ण है। सर्वोदय योजना देखिए, सबसे ज्यादा फेमस है सर्वोदय यानी कि सभी का उदय, भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा 1950 में। जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखना है हमको क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही 1950 में दिया गया था सर्वोदय योजना। इसमें कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। अब इतने सारे योजनाओं के ये देखने के बाद हम आते हैं योजना आयोग यानी द प्लानिंग कमीशन पे। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से कहा जाए तो नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक स्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी जो कि नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व लेगी, क्योंकि हमें एक संस्था चाहिए ही थी। कोई भी नियोजन का कार्य कर रहे हैं, हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और उसकी प्राप्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है ये देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक प्लानिंग कमीशन की आवश्यकता थी, एक इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी और यह नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सकता था। के.सी. नियोगी जी की सिफारिश, यह भी महत्वपूर्ण नाम है कि के.सी. नियोगी जी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 कब 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और योजना आयोग एक संविधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि परामर्शदात्री निकाय था और गैर संवैधानिक नहीं कह सकते, संविधानेतर कहना ज्यादा सही होगा। संविधानेतर निकाय था। ये कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे वहां पे? प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा होते हैं। आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय थी और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया था। 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान ले लिया था। योजना आयोग के कार्य क्या थे? देखिए, देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना का निर्माण करना। तो हमारा देश है, किसका भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पे क्या करना है? मिनिमम संसाधन है हमारे पास, तो कम संसाधन से ही बहुत ज्यादा हम उत्पादन कैसे करेंगे, कैसे विकास करें, कैसे कृषि और उद्योग में इसका लाभ ले पाए, सभी वर्गों तक इंक्लूसिव ग्रोथ के माध्यम से सब जगह ये पहुंच पाए लाभ और कुशल मानव संसाधन हमको उपलब्ध हो। तो कार्य देखिए क्या था कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना निर्माण करना। तो सबसे पहले योजना का निर्माण करना, देश के भौतिक पूंजीगत तथा मानव संसाधन का मूल्यांकन करना भी जरूरी है कि भाई हमारा पावर क्या है, मैन पावर, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग, मतलब कि संसाधन तो है आपके पास लेकिन उसका संतुलित प्रयोग होना चाहिए ना, और एकदम इफेक्टिव प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण करके संसाधनों का आवंटन करना, पहले आप प्राथमिकता निर्धारित करो, उसके बाद संसाधनों का आवंटन करेंगे। योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलू के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। योजनाओं के प्रत्येक चरण में कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना। तो प्रगति का मूल्यांकन भी करना जरूरी है। अगर प्रगति का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये नहीं पता चलेगा। तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना का निर्माण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, संतुलित उपयोग के लिए, संसाधन के पर्याप्त आवंटन के लिए प्रशासनिक तंत्र निर्माण करना और समय समय पर प्रगति की समीक्षा करना, ये सब इसका कार्य था। प्रारंभ देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय प्रधानमंत्री। तो मार्च 1950 में अगर होता है तो ये पहला जो है ये 1950 में ही हुआ। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए 1964, कब तक रहे? 1966 तक। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई। तो यहाँ पे देखते हैं कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो है, जितने भी प्रधानमंत्री होते थे वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। इसलिए लाइन से यहाँ पे दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और श्री मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी के आते आते 2014 में इसका समाप्ति कर दिया गया था। फिर नीति आयोग
आ चुका था। यहाँ पे उपाध्यक्ष का भी नाम दिया गया। पहला याद कर सकते हैं, ये गुलजारीलाल नंदा जी थे। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया देखिए लास्ट में थे, मनमोहन सिंह जी के समय मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। राष्ट्रीय विकास परिषद कभी कभी आता है, इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। यह डेट भी मतलब ईयर यह इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन और निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन एवं शीर्ष संस्था के रूप में किया गया था। यह क्या होती है? एक संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय जिसका कि अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कहीं पे भी गैर संवैधानिक बोलना थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही रूड हो जाता है। गैर संवैधानिक मतलब कि बिल्कुल से सही नहीं। और संविधानेतर बोलना ज्यादा सही है कि संवैधानिक संस्था तो नहीं है लेकिन संविधानेतर निकाय है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। यहाँ पे कौन कौन होते हैं ये कई बार प्रश्न में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्यों इसके क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और योजना आयोग के सभी सदस्य इनके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में समझदारी और परामर्श बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद एक शीर्ष संस्था रही है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? नवंबर 1952 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। अब तक राष्ट्रीय विकास परिषद की 57 बैठकें हो चुकी हैं। 57 बैठक मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 27 दिसंबर 2052 में 57वीं बैठक संपन्न हुई थी। तो 1952 में देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई और यह भी एक संविधानेतर निकाय है। इसमें भी देखिए कि मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो नियोजन में सामान्य आर्थिक नीतियों में दोनों के बीच में समझदारी और परामर्श से इसका गठन किया गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए इसके, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें होते थे, राज्य के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, योजना आयोग के सदस्य और योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते थे। फंक्शन क्या था? देखिए एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य क्या थे? तो योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करना। तो सबसे पहले योजना का अगर आपको निर्माण करना है तो निर्माण करने का कार्य यही करती थी, क्रियान्वयन और भावी रूपरेखा को तैयार करने का काम। योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार करना, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना एवं आर्थिक संसाधनों के लक्ष्यों के अनुसार बेहतर प्रयोग करना। देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना। मतलब कि योजना तो बना दी है लेकिन उसका हमको क्या करना है? हमको इवैल्यूएशन भी करना है, पुनरीक्षण भी करना है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक सामाजिक नीतियों के मुख्य विषयों पर विचार करना कि हमारे राष्ट्रीय विकास को यानी कि नेशनल डेवलपमेंट को प्रभावित किस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक नीति विषय कर रहे हैं। राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों का सुझाव देना, देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। तो ये फंक्शन ऑफ एनडीसी हम देख रहे हैं कि इतने सारे हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं कि कौन कौन से इसके कार्य हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना देखते हैं, 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 56 में हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल, पहला तो है ये हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल, इस पर आधारित था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। हेरोड डॉमर समृद्धि मॉडल, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया। तो कृषि हम देख रहे थे कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को देते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को देते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ये हेरोड डॉमर मॉडल हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। इसी योजना में देखिए आधारभूत अवसंरचना जैसे कि सड़क, परिवहन, संचार, सिंचाई, जल विद्युत, ये सब विकास पर बल दिया गया। उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विषमता को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। भूमि सुधार एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास। जो शुरुआत के पिक्चर देखेंगे जिसमें कि पुराने मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट वाली मूवी देखेंगे तो उसमें अक्सर दिखाई देता है डैम बनाते हुए या फिर मजदूर काम कर रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। कृषि में लहलाती हुई फसलें दिखाई देती हैं। तो ये सब उसी समय का है कि जल विद्युत वगैरह का देखिए बहुत ज़्यादा महत्व था उस समय डैम को या फिर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उसे मंदिर कहा जा रहा था।
तो समय की मांग थी और वही हमारे मूवी वगैरह में भी दिखाई देता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। अगला देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महालनोबिस पर आधारित था। इसका प्रमुख उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करनी थी। समाजवादी समाज तो था ही, साथ में देखिए उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। तो उद्योगों का विकास, पी महालनोबिस मॉडल सब आ चुका है एग्जाम में। समाजवादी समाज ये भी आ चुका है। इसमें ऊर्जा एवं परिवहन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विस्तार पर बल दिया गया, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। इस योजना के दौरान देखिए राउरकेला, जरा मैंने बताया था, जरा यानी कि जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, भिलाई यूएसएसआर, ठीक है, दुर्गापुर यानी कि यूके यूनाइटेड किंगडम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। साथ ही चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक का कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये सब भी इसी काल में स्थापित किए गए। तो कृषि के बाद हम देखते हैं द्वितीय में उद्योग। तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखते हैं तो जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती या महालनोबिस मॉडल से प्रभावित थी। ये भी हमको याद रखना होगा कि कौन कौन सा मॉडल था। तो जे सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती, मतलब सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस, ये तीन है, तीसरा तो 3 लोग हैं यहाँ पे। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, मतलब कितना दिन तक हम दूसरे के ऊपर डेवलप रहेंगे, ना कृषि के लिए ना उद्योग के लिए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंस होनी चाहिए हमारी इकोनॉमी। तो खाद्यान्न के उत्पादन में हमको पहले आत्मनिर्भरता चाहिए। तो खाद्यान्न में हम क्या करते हैं, हरित क्रांति कर लेते हैं। इसी समय की बात है दोस्तों, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय की बात है, जब हम 60 का दशक कहते हैं, 60-70 का दशक। तो ये खाद्यान्न के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने, उद्योग एवं निर्यात की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इस्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, ईंधन एवं शक्ति का विस्तार करना, अवसर की समानता को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक समानता पर बल देना। इसी समय देखिए भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, फिर भारत पाक युद्ध होता है 1965 में। 1965 और 6 के दौरान भीषण सूखा पड़ जाने के कारण तीसरी योजना पूरी तरह से असफल रहती है। मतलब हम कृषि के बारे में सोच रहे थे और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती है। तो बाधाएं आने के कारण यानी भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया, फिर भीषण सूखा अकाल पड़ गया 65-66 में। तो इसी योजना के अंतर्गत 1964 ने सोवियत रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की है इसी दौरान, तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो 61 से 66 तक चलता है और इतनी सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। योजना अवकाश फिर देखते हैं 66 से लेकर 67, फिर 67 से 68, 68 से 69, 3 जो वार्षिक योजनाएं थी। अब हम कोई लंबा प्लान नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही परेशानी के साथ गुजर रहे थे। तो 3 वार्षिक योजनाएं बनाई जाती है, जिसमें कि चीन पाकिस्तान युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी और योजना अंतराल योजना अवकाश की संज्ञा दिया गया है। प्लान हॉलीडे 66 से 67 के दौरान नई कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके तहत उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का वितरण, उर्वरक प्रयोग, सिंचाई क्षमता का विस्तार और कर के हरित क्रांति की शुरुआत की गई। कब? 66-67 में नई कृषि नीति, क्योंकि अब हमको खाना चाहिए ही चाहिए और उच्च गुणवत्ता के उर्वरक हो, बीज हो, ये सब का प्रयोग करते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति इस योजना का प्रमुख उद्देश्य थी। मूल्य स्तर में स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रसार संबंधी तत्वों को नियंत्रित किया गया। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू किया गया। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, क्या किया गया? परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू किया गया। समाज में आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना करना। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति इसी का योजना काल में प्रारंभ की गई थी। ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति है ना, दूध से रिलेटेड था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना वाला डाटा हम कैसे याद रखेंगे? जैसे अक्सर ना उस दौरान माता पिता के कितने होते थे? 4 बच्चे होते थे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बच्चे होते थे। तो इसलिए याद करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना है और चारों बच्चों को क्या करना था? समान मात्रा में दूध पिलाना था, तभी ये लोग क्या करेंगे? बराबर रूप से बढ़ पाएंगे। और अब 4 से ज़्यादा बच्चे करने नहीं है, इसलिए परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन इसी से रिलेटेड है, परिवार नियोजन। तो ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, समाज में आर्थिक समानता ताकि बराबर दूध मिले सबको, और मूल्य स्तर में स्थायित्व को प्राप्त करना। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए, तो इसमें क्या है? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना में उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बने। पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे। इस योजना में उत्पादन व रोजगार के अवसरों का विस्तार करने एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए। 5वीं में
इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और न्यायपूर्ण श्रम नीति के विकास को महत्व दिया गया। इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, मतलब कि निर्यात को बढ़ावा देना है, आयात को थोड़ा कम करना है। इस योजना में न्यायपूर्ण कीमत और मजदूरी नीति तैयार की गई। इस योजना के दौरान 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया और राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये आता है। ये सारे प्रश्न आते हैं। पहली बात तो इसे ना पंजा याद रखिए 5, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को कहा गया बस अब बहुत हो गया, ठीक है, मतलब पंजे को याद रखेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी क्या है, हाथ ही है। पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हम क्या करते हैं, अनाज लेते हैं। और न्यायपूर्ण होना चाहिए सब चीज़। श्रम नीति, हाथ से ही श्रम करेंगे, न्यायपूर्ण श्रम नीति रहेगी, ठीक है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है, काम के बदले अनाज। और बस कहना है यहाँ पे, बस किन किन चीज़ों को बस कहना है, गरीबी को बस कह देना है। अब दूसरों से हेल्प नहीं लेना, आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए दूसरों से सहायता लेना को बस कर देना है। फिर आयात को थोड़ा कम करो और निर्यात को बढ़ावा दो, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा दो। तो बस अब हम बहुत ज़्यादा हम आयात नहीं करेंगे, थोड़ा सा निर्यात पे भी ध्यान देंगे। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पीडीएस ले ही रहे हैं वो, मिनिमम आवश्यकता अपने को रखना है और काम के बदले अनाज। हाथ को याद रखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना को याद रहेगी। 4 को याद रखेंगे, वहाँ एक आदमी के बच्चे 4, उससे याद रहेगा। अनवरत योजना भी चलता है 78 से 80 तक में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 77 से 78 में ही समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। फिर 78 से लेकर के 83 तक रोलिंग प्लान कहा गया इसको, रोलिंग प्लान, जो कि गुनार मेडल के द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन ये आता है। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया है, गुनार मेडल ने द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। और इसे भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो जनता पार्टी सरकार को जाता है, जो कि DT लकड़वाला थे उस समय। इस दौरान उच्च मूल्य पर मुद्राओं की वैधता की समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा है ना, LIC, ये सब की शुरुआत की जाती है। अब देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं सीधे सीधे कि कौन सी योजना में इसका उल्लेख है। तो यह योजना आगत निर्गत है ना, यानी कि एग्जिम, आगत निर्गत पर आधारित है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन को मेन रूप से मतलब मुख्य उद्देश्य से माना गया था 6वीं वाले में, 6th माना गया था गरीबी, रोजगार को बढ़ावा देना। इस योजना में आर्थिक विकास दर में पर्याप्त वृद्धि होती है। संसाधनों के प्रयोग से संबंधित कार्यकुशलता में सुधार तथा उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। कार्यकुशलता को सुधारो और उत्पादन में बढ़ाने में ध्यान दो। इस योजना के लक्ष्य देखिए, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन को सबसे पहले यही भी बढ़ावा मिलता है, ताकि आर्थिक प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया जा सके। और दौर भी उसी समय का है, देखिए 80 से 85 के बीच का दौर है, जब कंप्यूटर वगैरह प्रोग्रेस में थे। तो आधुनिकीकरण याद रखेंगे इसे। 6वीं क्लास में जब जाते हैं तो बच्चे थोड़ा आधुनिक हो जाते हैं। 5वीं तक तो कहाँ रहते हैं, प्राइमरी में। 6वीं में मिडिल क्लास में आ जाते हैं और मिडिल क्लास में आने के बाद बदमाशी चालू हो जाती है। तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता, थोड़ा आत्मनिर्भर हो जाते हैं बच्चे। विकास की अल्प एवं दीर्घावधि लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म, 12वीं के बाद क्या करेंगे, ये भी ख्वाब 6th में ही पलता है। तो विकास के अल्प और दीर्घकालिक लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना, विकास की गति और तकनीकी लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय असमानताओं में कमी करना, घरेलू ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विकास और ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा कार्यकुशल उपयोग पर बल देना। 6वीं में क्या कहा, ऊर्जा को भी संरक्षित रख रहे हैं, घरेलू ऊर्जा स्रोतों का विकास कर रहे हैं। इस योजना में आधारित संरचना का विकास करने पर बल दिया गया था। आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये था जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका प्रमुख उद्देश्य रोजगार समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी, पोषण का पर्याप्त स्तर। देखिए 7 को याद रखेंगे, सतरंगी, जैसे कि रेनबो होता है ना, रेनबो पूरा एकदम कलरफुल है। कलरफुल मतलब रोजगार भी है। जनसंख्या को कम कर दो भाई, जनसंख्या को कम करोगे तो लोगों की संख्या कम होगी, तो रोजगार सबको मिल जाएगी, सबको खाना भी मिलेगा, पोषण का पर्याप्त स्तर मिलेगा, ऊर्जा प्रबंधन भी कर पाएंगे, सब लोग मॉडर्न भी रहोगे, आत्मनिर्भर भी रहोगे, और सब लोग को सामाजिक न्याय। एकदम सतरंगी टाइप का, सतरंगी, ठीक है। रेनबो, तो रेनबो की तरह इसके उद्देश्य भी ढेर सारे हैं, पोषण भी है, ऊर्जा भी है, आधुनिकीकरण भी है, आत्मनिर्भरता भी है, और जनसंख्या में कमी भी है। तो इस योजना में समता और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, मतलब समता, सब लोग बराबर से अच्छे से मिलजुल के रहें रेनबो में। तो इस तरीके से ये है। खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र से संबंधित बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत स्रोत, देखिए 7 से सन भी होता है, 7 for सन।
तो गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों का विकास और पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। फिर योजना अवकाश आता है 90 से 92, पता है अभी यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आती है, आर्थिक संकट आ जाता है, तो हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। तो योजना अवकाश 90 से 92 ध्यान रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि सर्वांगीण मानव विकास इसका प्रमुख लक्ष्य था। 8वीं कक्षा सर्वांगीण विकास। अब सर्वांगीण विकास के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, 9th to 12th वाले सेक्शन में। 8th तक हमको जितना करना था हम कर लिए, तो यहाँ से सर्वांगीण विकास के लिए 9th से 12th वाले क्लास में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि उत्पादक रोजगार के समुचित अवसर उत्पन्न कर सर्वांगीण विकास में इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना, मतलब 15 से 35 साल के लोग जो है पूर्णतः साक्षर हो जाएं। पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करना। इसमें आर्थिक संरचनाओं को, मतलब आधारिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया और मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये सब किसमें है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे देखते हैं, देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे 8वीं में मेन क्या था, सर्वांगीण विकास है ना, तो 9वीं में देखते हैं कि न्यायपूर्ण वही वितरण करना है, कृषि ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। जीवन की गुणवत्ता सुधारने की बात, यह 9th क्लास से अब थोड़ा सा जीवन की गुणवत्ता, ड्रेस व्रेस अच्छा पहन के जाना है स्कूल, है ना 9th से। तो जीवन की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास में फिर निर्धनता उन्मूलन, न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं, ये सब था। रोजगार प्रौद्योगिकी पर ध्यान, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिकरण पर बल देना, पंचायती राज संस्था, सरकारी संस्था एवं स्वयंसेवी वर्गों जैसे लोक भागीदारी वाली संस्थाओं को बढ़ावा देना, कीमत स्थिरता के साथ साथ समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास किया गया 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, रोजगार है, आधुनिकीकरण है, प्रौद्योगिकी है, सहकारी संस्थान, पंचायती राज संस्था, ये सब में उनका विकास किया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि 2002 से 2007 चलती है। इसमें सरकार की भूमिका की पुनर्व्याख्या की गई है, जिसमें कि जो संरचनाएं थी, जैसे कि शहर वाली संरचना है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th। इसमें दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह, दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों, निजी क्षेत्रों में को अधिक अवसर प्रदान करने की बात कही गई। सड़क विकास संरचना सरकार की प्रमुख भूमिका रहेगी। आर्थिक प्रबंधन का पुनर्मूल्यांकन, राजकोषीय नीति को लचीला बनाने पर बल दिया गया और इस योजना में राज्य स्तर के लक्ष्यों को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई। तो पहली बार कक्षा 10 में जब आप पहुंचे तो आपका ओपिनियन लिया गया कि भाई आपकी इच्छा क्या है, ये भी बता दो, कौन सा विषय लोगे 11वीं 12वीं में और क्या बनना चाहते हो। तो इसलिए यहाँ पर राज्य स्तर पर लक्ष्यों को निर्धारण किया जाने लगा। पहले तो ऊपर से थोप दिया जाता था, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना से एक बार पहली बार ऐसा शुरू हुआ कि राज्यों से भी पूछा जाने लगा। जब 10th में पहुंचते हैं तो आपसे भी क्वेश्चन पूछी जाने लगती हैं। आर्थिक प्रबंधन व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन किया गया और दूरसंचार, बिजली, बंदरगाह ये सब में अवसर निजी क्षेत्रों को दिया जाने लगा। तो ये थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें भी और कुछ समावेशी समृद्धि विकास सभी को मतलब इन्वॉल्व करने के लिए सबसे पूछा जाता है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है। इस योजना में समानता और सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि 2007 से 2012 तक चलती है। कभी कभी तो पूरा ईयर ही आ जाता है प्रश्न पत्र में। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास नीति, खाद्य सुरक्षा मिशन, क्योंकि उस समय देखिए 2012 में पहली बार हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और किसानों के लिए ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई। अगर हम ईयर वाइज बहुत सारी घटनाओं को जानते हैं तो टिक मारने में हमें आसानी हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले देखिए खाद्य सुरक्षा की बात नहीं की गई है, पीडीएस जरूर कहा गया है। पीडीएस के बारे में तो समान न्याय देने की बात कही गई थी, लेकिन बागवानी मिशन भी पहली बार यही कहा जाता है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी अनिवार्य सेवाओं तक गरीब वर्गों की पहुंच का सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया। इस योजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने और निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। इस योजना में पर्यावरण संरक्षण यहाँ आ जाता है, पर्यावरण संरक्षण आता है, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का विकास आता है। अंतिम देखेंगे 2012 से 17 जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में है। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, मतलब फास्ट चलना है, सस्टेनेबल चलना है और इंक्लूसिवली सबको ऐड करना है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, देखिए पहली बात तो आर्थिक विकास, हमको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, जीडीपी ग्रोथ चाहिए। तो सकल घरेलू उत्पाद में 8% कम से कम हमको वृद्धि दर प्राप्त होना है। कृषि क्षेत्र में 4, विनिर्माण में 10% की वृद्धि दर प्राप्त करना, क्योंकि विनिर्माण सेक्टर आज तक बीमारू टाइप का ही बना हुआ है। इसको थोड़ा जितना हमने लक्ष्य रखा था 2025 तक के लिए उतना प्राप्त नहीं कर पाए हैं। गरीबी और देखिए आर्थिक विकास तो पहली बात होगी, गरीबी और रोजगार। तो हमारी पंचवर्षीय योजना के अंत तक हमने
गरीबी में 10% अंकों की कमी की थी और गैर कृषक क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन किया था। शिक्षा देखिए, शिक्षा में औसत वर्षों को बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया। शिक्षा का जो औसत वर्ष है उसको बढ़ा करके 7 वर्ष। अर्थव्यवस्था में देखिए, कौशल आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक उम्र के लिए 2 मिलियन अतिरिक्त सीटों का सृजन उच्चतर शिक्षा तक बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य था। विद्यालयों में पंजीकरण है, जैसे कि ST SC महिलाएं, बच्चे, मुस्लिम सभी आए, ये सब। स्वास्थ्य में भी मृत्यु दर को MMR IMR ये सब को कम करना, जैसे कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का जो है उसको 950 तक लाना था और जो मातृ मृत्यु दर है उसको 1 प्रति 1000 जीवित जन्म लेना है। तो प्रजनन दर को कुल घटा करके 2.1 करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत सारे काम है देखिए, है ना। मातृ जच्चा बच्चा स्वास्थ्य के बारे में हम सोच रहे हैं, प्रजनन दर के बारे में सोच रहे हैं कि घटा दिया जाए। अल्प पोषण, जो कि NFHS 3 का डाटा था, उसमें अल्प पोषण की बात आती है, उसको दूर करना। ग्रामीण अवसंरचना में निवेश के लिए देखिए कि सकल घरेलू उत्पाद का के 9% पर लाना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करना। सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो था ही, जैसे कि पूर्वी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पूरा करना, टेली घनत्व को बढ़ाना। उस समय निर्मल ग्राम चलता था, ग्राम पंचायत जिसको ये ODF कहा जाता है, तो स्वच्छता के लिए निर्मल ग्राम का दर्जा। पर्यावरण और धारणीयता, मतलब इस तरीके से विकास करेंगे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, सर्जन क्षमता को कम करना है, नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 30,000 मेगावाट की वृद्धि करनी है और सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन क्षमता को 2020 तक 20 से 25% घटाने का लक्ष्य रखा गया है। इतना लक्ष्य रखा गया है। सेवा प्रदाय की देखिए तो 12वीं योजना के अंतर्गत 90% से अधिक परिवार बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारतीय परिवारों को ये उपलब्ध कराता है और बैंक खातों से जुड़े आधार प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके 12वीं योजना के अंतर्गत एक मुख्य सब्सिडियों और कल्याण संबंधी लाभार्थी भुगतानों को प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के रूप में, मतलब DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे सीधे खाता में पैसा डाल देना। अब ये देखिए, जो चीजें हमने डिटेल में पढ़ी उसको शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चलती है। लक्ष्य इसका 2.1 था, उपलब्धि इसकी 3.6 थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि और उत्पाद आय धन का समान वितरण। दूसरा दिया है सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक चलती है। इसका लक्ष्य वृद्धि दर का, है ना, 4.5 था, उपलब्धि 4.2 रही। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना उसी तरह, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भरता लेते हैं उस समय। रोजगार में वृद्धि, असमानता में कमी लाना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं चलती हैं। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि कीमत स्थिरता, समाज में समान कल्याण स्थापित करना, विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता, वो 25 से हमने पढ़ा था। फिर अनवरत योजना चलती है। फिर 6वीं चलती है, जिसमें कि निर्धनता का उन्मूलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास 6वीं में जाकर के थोड़ा निर्धनता का उन्मूलन हो जाता है, समानता में कमी आती है, अपना आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। ये दो ही है इसके। फिर वार्षिक योजनाएं चलती है 90 से 92 LPG के दौरान, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण प्रयोग, आत्मीय शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना। ये है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं में देखे थे तो 9वीं में कृषि ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी, 10th में आते हैं तो थोड़ा आपका विचार लिया जाता है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज हुआ, राज्यों को महत्व बढ़ा, उपभोग की स्तर में वृद्धि हुई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधाओं में सुधार ला करके जीवन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। समावेशी समृद्धि और असमानताओं की कमी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केवल विकास नहीं बल्कि निर्धनता को कम करना, शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन, पर्यावरण का संरक्षण भी इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि 11वीं में जब बच्चा आता है तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता ही होता है, रोजगार के नए अवसर आते हैं और कुछ काम करने के बारे में समझ में आता है, और बहुमुखी लक्ष्य जिसमें कि न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं तीव्र सतत अधिक समावेशी, पर्यावरण का संरक्षण, सकल घरेलू उत्पाद में 8% तक की वृद्धि।
इसके बाद तो खत्म ही हो गया। अब नियोजन की उपलब्धियां देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है लगभग 5% बता रहा है कि इसमें ये सब क्रियान्वित होने के बाद लगभग 5% जो है वो 11-12 की कीमतों पर देखें तो वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। अभी नया डाटा पढ़ लेंगे क्या है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र एवं संस्था का तकनीकी परिवर्तन जैसे कीटनाशक कृषि जो है यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। उद्योगों का विकास हुआ, विविधीकरण हुआ, बुनियादी आर्थिक ढांचों का विकास हुआ है, सामाजिक आधारिक जो संरचना जैसे कि है ना, बैंकिंग है, रेलवे है, बीमा है ना, काफ़ी चीज़ों का, विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, इन सभी का गुणवत्ता युक्त विद्यालयों का विकास हुआ। फिर 1991 के पूर्व की आर्थिक नीतियाँ और बाद की आर्थिक नीतियों के बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है। तो काफ़ी अंतर इसमें दिया हुआ है। जैसे कि 1991 के पहले हम देखते हैं ना कि जब यूएसएसआर का वो नहीं हुआ था, मतलब हाँ एलपीजी नहीं आया था, तो हम सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निर्भर थे, जबकि अभी निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, निजी क्षेत्रों के विकास में भी बल दिया जा रहा है। फिर विदेशी प्रतियोगिता से तो एकदम संरक्षण था, जबकि अभी विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया है, विदेशी पूंजी के निवेश को बढ़ावा दिया गया है, विकेंद्रीकृत नियोजन डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, आयात की जगह निर्यात पर बल दिया जा रहा है, छोटे लघु कुटीर उद्यमों को बढ़ाने के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं, उद्योगों का विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण। तो ये सब काफ़ी अंतर है पहले और अभी में, ये चार्ट को देख सकते हैं। इंडिया विजन 2020 जो था वो एसपी गुप्ता जो कि योजना आयोग के सदस्य थे, उनका व्यू था ये इंडिया विजन 2020, जो कि 2000 से 2020 में देश क्या क्या कर सकता है ये दर्शाया गया था। विकास के मानक देखिए यहाँ पे, विकास के मानक क्या क्या हैं, जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों की संख्या, आय का वितरण, बेरोजगारी दर, पुरुष वयस्क साक्षरता दर, महिला वयस्क साक्षरता दर, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर मतलब कि IMR, MMR, 5 वर्षों से कम में कुपोषण की स्थिति क्या है ना, कुपोषण की स्थिति, फिर सार्वजनिक खर्च कितना कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर कितना कर रहे हैं, ऊर्जा पर कितना कर रहे हैं, बिजली पर कितना कर रहे हैं, टेलीफोन पे, तो शोध एवं अनुसंधान, वैज्ञानिक, इंजीनियर, ये सब, ये पूरा यहाँ पे इसका पैमाना दिया हुआ है। फिर असफलताएं क्या है, असफलताएं फेलियर्स ऑफ प्लानिंग क्या थी, तो इसमें नियोजन का केंद्रीय विषय निर्धनता का उन्मूलन था, परंतु भारत की जनसंख्या का लगभग 21.9% तो भाग अभी भी निर्धनता रेखा के नीचे यानी गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहा था। 50% नितांत रूप से निर्धन भारत में ही रह रहे हैं। तो निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या कम नहीं हुई। अपूर्ण आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो बिजली, सड़क, बांध, स्कूल, ये सब की कमी थी। पक्षपात वितरण था, असामाजिक असमानता, निरंतर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, तो ये सब इसके ड्रॉबैक्स थे। फिर पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो जाती है कि जो विगत 6 दशकों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, जनांगी की दृष्टि से जो है आमूलचूल बदलाव आता है। 16वीं लोकसभा चुनाव के उपरांत जो एनडीए सरकार बनती है उसने इसको समाप्त करने की घोषणा की और आर्थिक नियोजन के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा को प्रस्तुत किया। तो इस तरीके से नीति आयोग की भी शुरुआत होती है। इधर अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। इसका आंसर भी पीछे दिया हुआ है। देख लें, ये सब 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया गया, रोलिंग प्लान का सुझाव किसका था, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई, इसी तरह के प्रश्न हैं जो हमने देखा है। इधर मेंस के भी क्वेश्चन है, अगर देखें तो रणनीति पूछा है, उद्देश्य क्या थे ये सब पूछा है, रूपरेखा, प्लानिंग, हॉलीडे के बारे में पूछा है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।